हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं और हम कन्फ्यूज़न की वजह से उनको लगभग हर बार गलत कर देते हैं। तो अब की बार हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन की कन्फ्यूज़न को हम दूर करें और उनको अच्छे से समझ सकें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और क्वेश्चन के जो कंटेंट है, लेवल है क्वेश्चन का, उस पर ज़रूर ध्यान देना भाई। तो शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। तो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बोलने लगे। मीन्स पद तो वही है लेकिन उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया। ये किस एक्ट के तहत EIC ने चेंज किया था ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना दिया गया है सन 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, या ऑप्शन नंबर सी है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन नंबर डी है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट भाई। तो इसका अपना राइट आंसर बनेगा भाई सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत EIC ने ये बात बोली थी कि जो बंगाल का गवर्नर है अब उसको हम गवर्नर न बोलकर गवर्नर जनरल बोलेंगे। ठीक है। कौन सा एक्ट था अपना? सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। साथ में ये देखो, जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे, क्या बंगाल के जो फर्स्ट गवर्नर थे, केवल गवर्नर, वो कौन थे? वो थे क्लाइव भाई। कौन थे? क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव, जैसा आपको ठीक लगे वैसे प्रोनाउंसिएशन कर लेना। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे भाई। ठीक है। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, कौन? गवर्नर जनरल, वो कौन थे भाई? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारे बंगाल के जो गवर्नर थे फर्स्ट, वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत दिया गया। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है जो EIC कंपनी थी ना, उसने किस एक्ट के तहत ये बात बोली थी कि हम भारतीयों को शिक्षित करेंगे और उनकी शिक्षा पर हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक है। ये बात किस एक्ट के तहत बोली थी? तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, ये ऑप्शन नंबर सी है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या ऑप्शन नंबर डी है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो किस एक्ट के तहत ये बात बोली थी कि जो EIC कंपनी है वो भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करेगी। तो ये बोला गया था सन 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ये बात बोली थी कि अब भारतीयों की शिक्षा EIC के हाथ में होगी, मतलब EIC करवाना चाहेगी उनकी शिक्षा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो EIC है वो भारतीयों का भला सोच रही है, वो उनको शिक्षित करना चाहती है, या ये बोले कि उनको आगे बढ़ाना चाहती है। उनका मेन मकसद पता क्या था? उनका मेन मकसद था कि वो जो भारतीय हैं वो रंग रूप में तो भारतीय हों, दिखने में तो वो भारतीय हों, लेकिन उनका सोचने का तरीका, उनके विचार, उनकी थिंकिंग, वो सब अंग्रेजों की तरह हो। मीन्स सीधी बात ये थी कि वो भारतीयों को दिमाग से तो मतलब बिल्कुल अपने जैसा ही बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हमारी शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किए थे। और ये बात किस एक्ट के तहत बोली थी? ये 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बोली थी। ठीक है। और साथ में जो ये एक्ट आया था 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसकी एक और बात थी, महत्वपूर्ण बात, वो ये थी EIC कंपनी का हमारे भारत पर शासन था, लेकिन EIC पर कौन शासन करता था? वो करता था ब्रिटिश क्राउन, जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, वो शासन करती थी। उसने इस एक्ट के तहत क्या किया? एक तो चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार, ये 2 व्यापार तो EIC कंपनी को दिए, और बाकी जितने भी व्यापार थे वो सभी एकाधिकार वो बंद कर दिए। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। सारे के सारे एकाधिकार थे वो इस एक्ट के तहत EIC के समाप्त कर दिए गए थे, सिवाय 2 अधिकार छोड़कर। कौन से? चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करना। ये 2 अधिकार छोड़कर बाकी सारे के सारे अधिकार EIC कंपनी से छीन लिए, और साथ में भारतीयों को 1 लाख रुपया की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो इससे भारतीयों के मन में पता क्या हुआ कि जो
महारानी विक्टोरिया है, ब्रिटिश क्राउन है, वो हमारा भला चाह रहे हैं, वो जो करेंगे वो हमारे हित में करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनका मेन मकसद सिर्फ खुद का बेनिफिट करना था। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आरबीआई की स्थापना कब हुई हुई? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आरबीआई का मतलब है भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई, इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। भाई कब की गई थी आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं भाई, उनका नाम है संजीव मल्होत्रा। क्या नाम है आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं, उनका नाम है भाई संजीव मल्होत्रा। ठीक है, और आगे देखते हैं हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। वो क्या है कि क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1942 को, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1942 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1946 को, या ऑप्शन नंबर डी 16 दिसंबर 1948 को। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई, बच्चों को इतना तो ध्यान होता है कि सन 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था, लेकिन दिक्कत होती है डेट में कि 1 जनवरी को आया था या 22 मार्च को आया था। तो इसको ध्यान रखना कि क्रिप्स मिशन भारत में 22 मार्च को आया था। इसको ध्यान कैसे रखेंगे? 22 मार्च को हम और कौन सा डे मनाते हैं भाई? तो 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं भाई। क्या मनाते हैं? 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। और इसी दिन क्रिप्स मिशन भारत में आया था। सिर्फ डेट ध्यान रखना 22 मार्च, और सन कौन सा है? 1942 भाई। और जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय उसके हेड कौन थे भाई? तो उस समय उसके हेड थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। कौन थे उस समय हेड? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और इस मिशन के टोटल सदस्य देखे तो 3 सदस्य थे भाई, टोटल 3 सदस्य थे। एक तो हेड हो गए क्रिप्स हमारे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और 2 सदस्य कौन थे? वो थे, एक तो थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। और दूसरे सदस्य थे हमारे, दूसरे सदस्य कौन थे? ए.वी. अलेक्जेंडर। ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक है, तो 3 सदस्य हो गए। इन तीनों सदस्यों को हम याद कैसे रखेंगे? इसकी एक ट्रिक याद रखते हैं हम, PAS पास। P से तो बन गए हमारे पैंथिक लॉरेंस, A से बन गया अलेक्जेंडर, और S से बन गए स्टैनफोर्ड क्रिप्स भाई। ठीक है, इनको हम ध्यान रखेंगे कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 22 मार्च 1942 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो है कि भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो जो भारत का संविधान है हमारा, उस पर जो एक्ट बनाए गए थे, अधिनियम बनाए गए थे, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है भाई? तो वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि 1947 का भारत शासन अधिनियम, 1958 का भारत शासन अधिनियम, या 1935 का भारत शासन अधिनियम भाई। तो इसका राइट आंसर अपना बनेगा भाई 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस पर हमारे संविधान पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा है इस पर 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव? क्योंकि इसके अंदर द्वैध शासन व्यवस्था थी, वो लागू की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, हमारा संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है। ठीक है, लेकिन अब हम 2 चीज़ें देखेंगे इसमें कि इस एक्ट के तहत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब ये है, जो वर्तमान में आज भी मौजूद है, कि सेंटर के अंदर तो अलग गवर्नमेंट काम करेगी और स्टेट के अंदर अलग गवर्नमेंट काम करेगी। यही चीज़ 1935 के अधिनियम में थी और यही आज के समय वर्तमान में हमारे भारत में लागू है भाई। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का हमारे संविधान पर है? वो 1935 के भारत शासन अधिनियम पर है भाई। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 6 नंबर का क्वेश्चन। वो क्या दिया गया है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा है?
ये बात किसने बोली थी कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वो गुलामी का अधिकार पत्र है, क्योंकि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कुछ तो हमारे लिए क्या थी, फायदेमंद थी, और कुछ ऐसी थी जो ब्रिटिश संसद के लिए फायदेमंद थी। लेकिन उस समय जो हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है हमारा, ये गुलामी का अधिकार पत्र है। और साथ में इन्होंने एक बात और बोली थी कि ये एक ऐसी कार है, ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। क्या बोला था जवाहरलाल नेहरू ने? एक और बात बोली थी कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और साथ में ही इन्होंने क्या बात बोली थी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम गुलामी का अधिकार पत्र है। ये दोनों कोट्स देखें तो ये दोनों के दोनों जवाहरलाल नेहरू के हैं भाई। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के अंदर पारित किया गया था। और ये एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्योंकि EIC का भारत के अंदर जो व्यापार था, जो प्रबंधन था, या ये बोल ले कि EIC भारत के राजनीतिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप करने लगी थी। तो ब्रिटिश संसद ने उनके जो कंट्रोल को रोकने के लिए उनके ऊपर एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। और इस एक्ट में कुछ रूल बनाए कि आपको ये कार्य करने हैं और ये नहीं करने, आपका मेन मकसद सिर्फ यहाँ व्यापार करना है। तो सन 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था भाई। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन में बोला है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था। पहले तो एक बार हम क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं कि ये मार्ले मिंटो है क्या। ये मार्ले मिंटो कोई अधिकार पत्र है या कोई इंसान है या कोई समिति है या कोई ग्रुप है। तो भाई मार्ले मिंटो क्या थे? मार्ले मिंटो एक दो व्यक्तियों का समूह है। जो मार्ले थे वो तो थे हमारे भारत के सचिव। कौन थे? भारत के सचिव। भारतीय नहीं थे ये, बस कहने को ये भारत के सचिव थे, लेकिन थे ये ब्रिटिश। ठीक है। और जो मिंटो थे ये थे वायसराय। कौन थे? वायसराय भाई, मार्ले मिंटो। ठीक है, इसीलिए इनको दोनों इकट्ठे बोल देते हैं कि मार्ले मिंटो। ये दोनों व्यक्ति थे, ये तो भारत सचिव थे और ये वायसराय थे। सन 1909 के अंदर भाई, कब? सन 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार बिल पेश किया गया था। ठीक है। और जो ये मार्ले मिंटो सुधार बिल था, इसकी जो मुख्य बात थी वो क्या थी? इस बिल के अंदर क्या बोला गया था? इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली थी उसको लागू किया गया था। कौन सी प्रणाली? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी वो लागू की गई थी भाई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि मुसलमानों के लिए तो पृथक निर्वाचन मंडल तथा पृथक निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रावधान था। मतलब मुसलमान व्यक्ति तो मुसलमान लोगों को वोट देंगे और हिंदू को वोट देंगे भाई। इसका मेन मकसद यही था इसका 1919 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट का भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य वही था जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया आपको कि पृथक निर्वाचन प्रणाली या भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाना। कौन सी प्रणाली अपनाना? पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाना। सीधा सीधा ये मतलब था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चुनाव के अंदर खड़ा है तो उसको सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देगा। अगर हिंदू व्यक्ति कोई चुनाव के अंदर खड़ा है तो उसको सिर्फ हिंदू व्यक्ति ही वोट देंगे। ये इसका मेन मकसद था भाई मार्ले मिंटो सुधार एक्ट का, जो कि सन 1919 के अंदर पारित किया गया था। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। 3-4 क्वेश्चन हैं,
तीनों क्वेश्चन का सिर्फ एक ही है मकसद कि सिर्फ 1919 का मार्ले मिंटो एक्ट, कौन सा 1919 का मार्ले मिंटो एक्ट, और चारों क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है। क्या की गई है? सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है। बात वही है कि 1919 का जो मार्ले मिंटो एक्ट था उसका मेन मकसद क्या था या मेन लक्ष्य क्या था, उस एक्ट की मुख्य बातें क्या थी? वही थी कि जो निर्वाचन मंडल है उसको अलग अलग करना, जो मुसलमान है वो मुसलमान को वोट देंगे और हिंदू है वो हिंदू को वोट देंगे। बस लैंग्वेज का फर्क है। तीनों क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज घुमा रखी है, जो एचएसएससी अपने हर एग्जाम में करती है भाई। एचएसएससी शब्दों के साथ खेलती है। तो अब हम क्वेश्चन के साथ खेलेंगे। आगे देखते हैं हम आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे है कि 1919 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है कि 1919 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वही की गई थी भाई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। किसकी बात की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात की गई थी। आगे हम देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कालीन किस एक्ट के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? मतलब जब हमारे भारत के अंदर ब्रिटिश का रूल था तो उस समय हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वो किस एक्ट के तहत की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी बनेगा 1813 का पिट्स इंडिया एक्ट, या ऑप्शन नंबर सी बनेगा 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी बनेगा 1833 का चार्टर अधिनियम भाई। तो इसका अपना राइट आंसर बनेगा कि सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत? सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्ट तो था सन 1773 का, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी उच्चतम न्यायालय की? ये स्थापना हुई थी सन 1774 के अंदर। कब की गई थी इसकी स्थापना? सन 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे अपना क्वेश्चन क्या है। आगे है कि किस शासन अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? मतलब कौन से अधिनियम को भारत का मिनी संविधान बोलते हैं हम? तो ऑप्शन नंबर ए है कि 1935 का शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है 1858 का शासन अधिनियम, या ऑप्शन नंबर सी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भी इसका अपना राइट आंसर बनेगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। मतलब 1935 का भारत शासन अधिनियम का प्रभाव हरियाणा का जो हमारे भारत का वर्तमान संविधान है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भाई। 1935 के भारत शासन अधिनियम का जो चीज़ें उस समय इस एक्ट में शामिल की गई थी उनमें से ये मान के चलो कि 60% चीज़ें आज भी हमारे संविधान में ऐसे के ऐसे हैं। तो इसीलिए 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है इसको हम मिनी संविधान बोलते हैं। ठीक है, और देखते हैं अपना राइट अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? तो वो हुआ था भाई सन 1946 के अंदर। कब हुआ था? सन 1946 के अंदर भारत में कैबिनेट मिशन आया था भाई। और वही बात है कि जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो इस कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य शामिल थे? तो इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे भाई। कौन से थे? वही 3 सदस्य शामिल थे जो क्रिप्स मिशन के समय शामिल थे, जो 22 मार्च 1942 को आया था। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, जो क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर आया था उस समय हमारे हेड कौन थे? वो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। लेकिन जो कैबिनेट मिशन भारत आया था तब उस समय हेड कौन थे हमारे? तो तब हेड थे हमारे पैंथिक लॉरेंस। कौन थे हेड? पैंथिक लॉरेंस हेड थे। ठीक है, और 3 सदस्य कौन से? एक तो हो गए हमारे पैंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों सदस्य शामिल थे। बस अंतर इतना है, उस समय हेड कौन थे? वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, और कैबिनेट मिशन के समय हेड कौन थे? वो है पैंथिक लॉरेंस हेड थे भाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट
और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट के अंदर अच्छा सा रिव्यू अपना ज़रूर देना भाई, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन क्या है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित की थी तो उसका आधार क्या था। तो भाई भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था वो था कैबिनेट मिशन 1946। भाई कौन सा था, कैबिनेट मिशन 1946 था भाई। भारत की संविधान सभा की मांग या उसका जो आधार था हमारा संविधान सभा का वो कौन सा था, वो कैबिनेट मिशन था सन 1946 का, जिसके बारे में हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जान लिया कि कैबिनेट मिशन सन 1946 के अंदर आया था और इसमें 3 सदस्य शामिल थे। ठीक है, और उन तीनों सदस्यों को याद करने की ट्रिक हमारी क्या है, पास भाई। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके तहत एक ऐसी सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत जो भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करेगी। मतलब कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो भारत का संविधान तैयार हुआ था उसकी जो समिति थी, जो सभा थी, जो बैठक थी, वो इसी के तहत बढ़ाई गई थी भाई। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन क्या है। आगे है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ये हमने देख लिया कि कैबिनेट मिशन सन 1946 था भाई। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन क्या है कि भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया तो उस समय भारत के अंदर कुल कितने सदस्य थे। तो भाई टोटल सदस्य थे उस समय 389 भाई। कितने सदस्य थे संविधान सभा के अंदर, 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्य में से 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे भाई। कहाँ से, ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे, ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे भाई। और जो बच गए हमारे 93 सदस्य वो देसी रियासतों से थे भाई। कहाँ से, देसी रियासतों से थे। ठीक है, तो टोटल कितने सदस्य शामिल थे भारत की संविधान सभा के अंदर, वो थे 389 सदस्य और 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से संबंधित थे। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन क्या है। आगे है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी भाई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो इसके हेड किसको बनाया गया था, वो हेड बनाया गया था भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था भाई। ठीक है, और ये एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन से अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वो हमने देखा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था, 9 दिसंबर 1946 के अंदर चुना गया था भाई। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे वो चुने गए थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे, 13 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उस समय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद, और जो कि सन 13 दिसंबर 1946 को कौन चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष, वो चुने गए थे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किए हैं जो आपके संविधान स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी, उसका बेस तैयार करते हैं। यहीं से कैबिनेट एक्ट से ही हम
जो हमारे ये ब्रिटिशकालीन एक्ट हैं, अधिनियम है, इन्हीं से हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। अगर शुरू में ही हमने वो स्टार्ट कर दिया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर है, शपथ कौन से में लेते हैं, वो शुरू कर दिया, तो उसका वो बेस है वो नहीं बन पाएगा। तो शुरुआत हम बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। शुरू में बिल्कुल क्वेश्चन का लेवल है वो ठीक रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन का लेवल, कंटेंट और साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं वो समझ में आए हैं आपको, तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट जरूर देना, और साथ में ये भी बताना कि भारत के फर्स्ट वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के अंदर जरूर बताना भाई। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।